हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एससी वर्मा का सॉल्यूशन पार्ट आपको चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। लेकिन इसके पहले कुछ बात आपको हम बताना चाहेंगे। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी उनको बेनिफिट देने वाला है। कई चीज़ों में ये यूनिक है। यूनिकनेस इस सेंस में कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे आपके अवेलेबल हैं, नेट पर देखेंगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन एक तो ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन में टीचर लेक्चर दे रहे हैं, वो अलग है। दूसरी बात क्या है कि सॉल्यूशंस में जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हो सकते थे, जिनका इंपॉर्टेंस था, मेरा एम था कि उस क्वेश्चन के हार्ट में जो चीज़ छुपी हुई है उसको समझाया जाए। तो उन सभी चीज़ों को डिस्कशन किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेक्चर्स है। विशेषकर 3 को, वैसे तो सारे सॉल्यूशंस अच्छे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन का मैं चर्चा करूंगा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12, 17 एंड 27, उसके सॉल्यूशंस की गहराई को, उसके डेप्थ को आप अगर देखेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप कंपटीशन की तैयारी करें। लेकिन अगर आपको अपने आप को तौलना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर कौन सा बुक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कोई कुछ बुक का सजेशन देता है, कोई किसी का सजेशन देता है। एक चीज़ आपको मानकर चलना है मेरा कि एससी वर्मा का जो बुक है उसके सॉल्यूशंस अगर आप करते हैं, समझते हैं बढ़िया से, तो समझिए कि आप एक जो है फ्रंट स्टेज पे खड़े हैं, आप बिल्कुल आगे खड़े हैं, जहां पर आप अपने आप को तौल। लेकिन 1-2 एक्सरसाइज की बात नहीं है, आपको थॉरो होना पड़ेगा पूरे चैप्टर में। और जब उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब आप कह सकते हैं कि रियली हम जो है इसके लिए एक कैंडिडेट हैं आईआईटी की तैयारी के लिए। ओके, चलिए फिर आप एंजॉय कीजिए इसके लेक्चर को और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए, इसको शेयर कीजिए, इसलिए कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है, जो एबिलिटी है, वो आप अन्य स्टूडेंट के पास, दूसरे स्टूडेंट के पास भी पहुंचे। ओके, आप एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन 5 देखिए ध्यान से। क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर आपका दिया हुआ है, एक कंप्लीट फिगर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कंप्लीट आपका डिवाइडेड है फिगर, देख रहे होंगे आप इसमें, ठीक है। और आपको इसमें कह रहा है क्या कि सबका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें, और साथ ही साथ ये कंप्लीट जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कर रहा है, लेकिन बिना कंपोनेंट का नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग इसमें एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वाई करेंगे, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वही फिगर, सेम जो वहाँ आपका दिया हुआ वो फिगर यहाँ पर है। ये मेरा एक वेक्टर का उस सिस्टम में दिया हुआ है। एक एक वेक्टर को हम बारी बारी से एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए। इसके एक्स कंपोनेंट पर विचार करते हैं कि एक्स कंपोनेंट होगा कितना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर सीधा है, करेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? ओ ए वैल्यू लिए और इंटू cos 30। ओ ए का वैल्यू कितना है? ओ ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है ओ ए 2, तो 2 cos 30 आपको मालूम है sin 30 1/2 cos 30 √3/2। तो ये कैंसिल किए, वैल्यू आ गया आपका √3 मीटर। किसका निकाले हम लोग? ओ ए को फाइंड आउट किए। अब इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट को देखेंगे, कहेंगे सर इसका निकालने का क्या जरूरत है, आप तो देख ही रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बना है, तो इधर कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस से भी समझना जरूरी है। तो दूसरा पोर्शन जो आपका आ गया वो आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ कौन सा? डी ई, ठीक है। डी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो ये आपका वैल्यू हो गया कितना है? 1 इंटू कॉस, एक्स के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो cos 90, ठीक है। तो 1 इंटू 0 मतलब ये आ गया आपका 0 मीटर। दूसरा वेक्टर को आपने एक्स कंपोनेंट पार्ट ले लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं BC के पास कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक है, इसको जरा समझेंगे। एक्स कंपोनेंट ऑफ सर BC क्या होगा? जरा उधर झुका हुआ है, BC इज इक्वल टू निकालेंगे तभी क्या हो जाएगा? वैल्यू कितनी है इसकी? वैल्यू है आपकी दी हुई BC 1, ये हो गया ना इसका BC, सॉरी 1.5 इंटू कितना? cos 60
cos 60 आपको मालूम है, ठीक है, 1/2 होता है, तो 1.5/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 0.75 मीटर। ये हमने x कंपोनेंट निकाला, लेकिन ये इधर है, इस तरफ है, मतलब ये जो वेक्टर है इसको हमने ब्रेक किया, इस साइड है, ये वेक्टर है आपका, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका जो कंपोनेंट आपने लिया वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमको क्या चाहिए पॉजिटिव इधर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस साइड का, निगेटिव वैल्यू होगा। तो निगेटिव का मतलब है यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू लिया BC, वहाँ क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर ये निगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, तो मतलब मेरा जो वैल्यू आया यहाँ पर लिखेगा -0.75 मीटर इसका कंपोनेंट होगा, ये लिए है। नेक्स्ट, अब x कंपोनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह से इन द सेम मैनर, इन द सेम फैशन we will proceed to find out the y component of each and every vector। शुरुआत करते हैं y component, सर कैसे लेते हैं, तो लिखेंगे y component, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, बड़ा सिंपल तरीके से मैं एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं, जिससे कि आप इसके एकदम इनिशियल चीज को समझ पाए, फिर बड़ा से बड़ा वेक्टर भी मिलेगा, यू कैन इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, y कंपोनेंट ऑफ, कौन सा सर, y कंपोनेंट ऑफ OA क्या होगा, वैल्यू आपको मालूम है, इस तरह जब रहता है हम लोग क्या लिखते हैं OA, और इसमें साइन आएगा, एंगल क्या है दिया हो 30, राइट, साइन 30, OA का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू साइन 30 1/2, ये सॉल्व किए, कितना आ गया आपका 1 मीटर। 1 कंपोनेंट किधर है, इस तरफ है, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर y कंपोनेंट ऑफ DE, डी सर अब क्या कीजिएगा, अब तो बड़ा उल्टा लटका हुआ, अब तो ऊपर देना था नीचे आ रहा, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, ये नीचे है तो माइनस में लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, y कंपोनेंट है y में है ही, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 मीटर, ये हुआ y कंपोनेंट ऑफ दिस। व्हाट अबाउट दिस, चलिए इसके पास y कंपोनेंट ऑफ कौन सा, ये तो इसका एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट क्या होगा इधर होगा, तो वो तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो गया आपका y कंपोनेंट ऑफ कौन सा है BC, ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ BC। वैल्यू क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ BC, इसका जो y कंपोनेंट है तब आ जाएगा आपका वैल्यू BC, जो वैल्यू आप दे रहे हैं यहाँ पर BC, ठीक है, और साइन 60, BC साइन 60 कितना होता है भाई, BC का वैल्यू आपको दिया हुआ 1.5, साइन 60 √3/2, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, अभी तो देखे थे 0.75 इंटू √3, ये क्या आया इसका y कंपोनेंट इतना मीटर, राइट। इसके बाद अब क्या करेंगे सर, x कंपोनेंट आ गया, सारे x कंपोनेंट को एक तरफ एडअप करना है, सभी y कंपोनेंट्स को एक साथ एडअप करेंगे, मतलब अगर मैं r ले लूँ रिजल्टेंट, तो rx में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका ये कंपोनेंट आया है सबको एडअप करेंगे, कौन कौन सा आएगा वैल्यू, √3 यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं, अच्छा जी, दूसरा वैल्यू आपको यहाँ पर आ रहा है 0, चलिए 0 है, तीसरा वैल्यू माइनस में आ रहा है -0.75 मीटर, राइट, 0.75 मीटर, तो ये इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट कीजिएगा, ये होगा 1.732 माइनस 0.75, ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है लगभग 0. देखिए 0.9 माइनस के 0.98 मीटर, किसकी वैल्यू आई, RX, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, RX आ गया आपका वैल्यू, इसके बाद हम लोग RY ये वाला कैलकुलेट, इसको हम लोग एडअप करेंगे, समराइज करें तो आ जाएगा 0.96 प्लस 1.3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ रहा है 1.69, राइट। चलिए इसको एडअप करते हैं, ठीक है, एडअप जब करेंगे तो कितना आता है ये आपका, देखिए जोड़कर 5, ठीक है, 6 और 2.65, इसका अगर हम एवरेज लें, ठीक है, एवरेज अगर लेंगे वैल्यू तो ये आ रहा है आपका 1.3, ठीक है, नो 1.3, 1.6,
ठीक है, 1.6 इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट, इतना मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की, रिजल्टेंट आपको मालूम हो गया, राइट। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने एक्स कंपोनेंट निकाला, आपने वाई कंपोनेंट निकाला, आपने उसका रिजल्टेंट वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, एंड द लास्ट what we require is to calculate the angle that this resultant makes with x axis। सर ये कैसे करेंगे, इसका तो सिंपल सा तरीका है। आप जब थीटा एंगल लेते हैं तो ये जो पोर्शन है, वाई वाला जो पोर्शन है, वाई कंपोनेंट है यहाँ पे आर वाई, और इधर से जो आर एक्स है, अगर दोनों के रेशियो को लें तो थीटा मिल जाएगा। कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं टेन थीटा ही आ रहा है, एंगल तो वही बनाएगा वाई बाय एक्स, मतलब आर वाई अपॉन आर एक्स होगा। कितना होगा सर, आर वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 1.6 आर टोटल, सॉरी आर वाई की जो वैल्यू कितनी आई है, आपने आर वाई का वैल्यू निकाला 1.3 आया है इसका वैल्यू। आर एक्स का वैल्यू अभी यहाँ पर दिख रहा है, आर वाई देख रहे हैं ना, आर वाई कितना था 1.3, व्हाट अबाउट आर एक्स इज 0.98, राइट। और इसको जरा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.332 अप्रोक्सीमेट हमारा वैल्यू आता है। तब थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1.332। इस तरह से हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 इज एंडेड अप, समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है। 7 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्शन का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। मैं एक छोटा सा आपको, मैं तो अपने नाम से लेकर चलता हूँ, एन पहले तो ऊपर डालते हैं, इस तरह से डायरेक्शन को लेकर के हम लोग चलेंगे। ये रहा, यहाँ पर आपका नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ये डायरेक्शन को हमेशा अपने दिमाग में मैपिंग कर करके चलेंगे। अब देखिए कह क्या रहा है यहाँ पर कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो मूव कर, कोई देखने वाला ऑब्जर्वर है, स्पाई है जो देख रहा है कि किधर किधर घुमा। तो उसने पहले क्या बात किया कि 2 किलोमीटर द पर्सन मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट जब मूव किया तो हम लोग सिंपल सा लेंगे, लीजिए मान लिया ये रहा, तो यहाँ से शुरू किया है चलना और ये एक आदमी चला कितना है 2 किलोमीटर द पर्सन हैज मूव टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। उसके बाद इसने टर्न लिया, रास्ते में इधर जाना, कहीं था रास्ता इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। अब लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी टर्न ले सकता है 90 डिग्री। कहता है कि ये जो टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया 500 मीटर का, मतलब हाफ 0.5, हम ये समझ सकते हैं 0.5 किलोमीटर का क्या क्या ये लेफ्ट टर्न लिया। ओके बात, नेक्स्ट जब ये 0.5 किलोमीटर टर्न लिया उसके बाद फिर इसने राइट टर्न लिया, वही 90 डिग्री, मतलब इधर नहीं आया, फिर उधर गया और कितना 4 किलोमीटर यहाँ से चला, ये आया 4 किलोमीटर। ये सिचुएशन है, मतलब स्टार्ट किया यहाँ और अभी वो बंदा इस जगह खड़ा है। सर अब क्या निकालना है, अब आपको कहा था निकालने के लिए बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन, अगर नाम में दे दूँ ए, ठीक है, इसको दे रहे हैं बी, ये सी, जरा इसको मिला दे रहे हैं, ये इस तरह से रहा, इसका डी। हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ ओ सी का वैल्यू निकालना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसका, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहाँ पर है, यहाँ है, फाइनल कहाँ है, यहाँ। ये ओ सी फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल आपको बढ़िया सा दिख रहा है, ये सर अब तो पाइथागोरस लग ही जाएगा। दिस स्क्वायर हमको प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ ओ सी स्क्वायर वी कैन फाइंड आउट। तो देखते हैं पहले ये पूरा साइड होगा कितना था, 2 किलोमीटर, यहाँ ये 4 है, देख रहे हैं ना, ये 4, तो ये भी 4 होगा, 4 किलोमीटर। तो इन टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक। और ये 6 किलोमीटर हुआ। इधर वाला क्या होगा सर, इस साइड, तो ये जितना है ये इधर भी होगा, ये होगा 0.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओ डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर।
अब तो कहिएगा बन गया सर, एकदम इजी है, इसमें है क्या सर, वैल्यू रखेंगे निकालेंगे। तो OD का वैल्यू आप देख रहे हैं, OD कितना 6, तो 6 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट CD, दैट इज 0.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया कितना होगा 36 प्लस 0.25, अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 36.25, ये 36.25 आपका आ गया। इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे परहैप्स 36.25 आप निकालिएगा तो आपको ये स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। ये रहा आपका समझिए टास्क में। स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो चैप्टर 2 का चल रहा है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक रेगुलर हेक्सागन है और सभी जो साइड हैं, हेक्सागन में कितने 6 साइड्स होते हैं, तो सभी साइड क्या कर रहे हैं, वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सभी वेक्टर्स इक्वल हैं। तो हमको ये बताना है कि ये जो इसके जो सम है टोटल x कंपोनेंट्स वो 0 होंगे। क्योंकि कॉस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वी आर कंसर्न सोनली विद द x कंपोनेंट से ही हम लोग को इसको निकालना है। एक बात मैं इसमें बताऊं, बहुत सारी चीज़ सीखने की है। अगर आप केवल आंसर की तरफ भागेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हम लोग इंटरेस्ट लेकर के करेंगे। मैं आपको बताता हूं तो हमें भी काफ़ी मज़ा आता है इसको बताने में। इसके अंदर जो छुपी जो थीम है उसको समझ कर जब बताएंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी इंटरटेन करेंगे। देखिए ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है ये, एक क्लोज्ड जियोमेट्रिकल शेप है। सर क्लोज तो ट्रायंगल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ये हेक्सागन है तो इसमें भी है। तो सबका क्या कंडीशन है, एक बात याद रखिए कि जब भी क्लोज्ड जियोमेट्रिकल शेप होगा, इरेगुलर रहेगा तो भी उसके टोटल जो सम होंगे वेक्टर सम वो इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीट कर गया एक जगह, यही कारण है। तो जरा सर इसका बताइए कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं तो क्या कहना है आपका, ये 0 होगा क्या? मान लीजिए कि मैं इसको लिखता हूं AB और C। अब मैं आपसे पूछूं कि AB, ठीक है, प्लस BC को ऐड कर दिया जाए और प्लस एकदम सीक्वेंस में CA, तो क्या ये 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा। ये कंडीशन है इसका। क्यों? अभी मैंने बताया, इसलिए 0 होगा क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये चीज क्वेश्चन के जो अंदर में जो छुपी हुई जो थीम है वो समझने की चीज है। नेक्स्ट, सर इसमें तो साइड दिया हुआ है ही नहीं, मैं कंपोनेंट निकालूंगा कैसे? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप मान सकते हैं। अब मानने के लिए क्या है, आप x मान लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। देखिएगा सभी साइड को हमने क्या किया, इसको भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ऑल साइड्स आर इक्वल, और कितना है वो x के बराबर है। अब हम लोग एक एक साइड लेकर उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। सर x कंपोनेंट क्यों लीजिएगा इसका, क्योंकि कॉस चाहिए हमको। तो x कंपोनेंट पहला शुरू करते हैं, साइड आपको नजर आ रहा है A1 A2, तो हम लोग लिखेंगे x कंपोनेंट ऑफ कौन सा साइड, पहला है A1 A2, ठीक है। तो A1 A2 को हम लोग फाइंड आउट कर करके देखते हैं कि आखिर ये कितना आएगा। x कंपोनेंट ऑफ A1 A2, देखिए जरा एंगल पर अगर विचार करें तो ये रहा इस साइड, ठीक है, A1 A2 इस तरह से है और x एक्सिस इधर है, कंपोनेंट इधर ही ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या एंगल है, इस दोनों के बीच में पैरेलल के बीच में क्या एंगल होता है, 0। इसका मतलब है कि इसके कंपोनेंट को हम लोग लेंगे, साइड तो हम लोग x मान ही लिए हैं, x cos 0, डिग्री देने का जरूरत उतना नहीं है, देते हैं वैसे। नेक्स्ट आइए, x कंपोनेंट ऑफ दूसरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ A2 A3 कितना होगा सर। तो ये तो बहुत आसान साफ नजर आ रहा है, 60 डिग्री एंगल है जिसको हम लोग π/3 भी कहते हैं। तो ये आसानी से हम लोग लिख दिए x cos π/3। नेक्स्ट A3 A4 थोड़ा टेढ़ा सा दिखता है, निकालते हैं इसको। x कंपोनेंट ऑफ A3 A4, इसके लिए x,
जरा एंगल को हम लोग देखें कैसे निकालते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का भी जो पीछे आप 10 तक पढ़े हैं उसको भी आप ख्याल में ला पाएंगे। देखिए ये रहा साइड, ठीक है जी, और आपको पता है कि इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 120 होता है, और ये 20 से पास करें, अगर इसको मिडिल करें तो ये 60 होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा, मतलब π/3। ये कितना होगा 60 का मतलब π/3। अच्छा ये जो हमको यही एंगल चाहिए, ये एंगल का जरूरत है, ये टोटल कितना होता है पाई, टोटल होता है पाई, तो पाई और माइनस π/3 की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 3π और माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। कितना है ये cos 2π/3। नेक्स्ट समझते जाइएगा। नेक्स्ट ये रहा, इस तरह से वेक्टर है मेरा, कौन सा वेक्टर है सर, ये रहा A4 और दूसरा है आपका A5। एंगल बताइए x एक्सिस के साथ, इसके साथ, तो ऐड कर, ये क्या है, कितना एंगल है ये पाई। सर इसमें कोई बात है क्या, दिस इज कितना एंगल पाई। पाई को अगर मैं 3π/3 लिख दूं, क्यों लिखेंगे सर ऐसा, क्योंकि जरा सीक्वेंस नजर आ रहा है, 0 ठीक है, π/3, 2π/3, 3π/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई की जगह 3π/3। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो लिखते हैं इसके जगह क्या देंगे हम लोग, x कंपोनेंट ऑफ A4 A5 कितना होगा, ये हो जाएगा x cos 3π/3। सर अब तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, 5π/3, नहीं लिख तो सकते ही हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर देख लेते जरा 4π/3 आता कैसे है तो अच्छा लगता। तो चलिए साइड को हम लोग देखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ कौन सा ले रहे हैं अब, A5 A6 इज इक्वल टू x cos कितना लिखिएगा सर, पहले हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रहा देखिए एंगल इधर है, ठीक है, और आपको ये पता एंगल इसके साथ लेना है, ये एंगल से ये वाला एंगल हमको जरूरत है। इधर अंदर का हमको पता है कितना सर, ये आपका 2π/3, सॉरी ये आपका एंगल है 2π/3, ये एंगल है कितना 2π/3, तो पूरा कितना होता है 2π, तो 2π में से अगर माइनस मैं 2π/3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 6π - 2π दैट इज 4π/3। इसका मतलब है हम लोग इसको लिख सकते हैं 4π/3, ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं, ये साइड लेते हैं, x कंपोनेंट कौन सा बचा आपको, x कंपोनेंट ऑफ A5 A6 हो गया, A6 A1 A6 यहाँ पर A6 है और ये रहा A1 और ये x एक्सिस है x। सर कौन सा एंगल है, ये लीजिएगा एंगल, क्या नहीं, इससे जो बाहर जाएगा वो एंगल लेना है आपको, यहाँ रहा ये है इधर, ठीक है, ये वेक्टर। तो हम लोग ये मान करके चलेंगे, इससे जो ये एंगल से यहाँ तक लेकर ये एंगल, राइट। तो ये पता है आपको कितना हो रहा है, ये इसके साथ 1, ये जो आपका साइड यहाँ से बीच से करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, तो π/3, तो पाई में से 2π, टोटल कितना है, टोटल यहाँ से 2π, तो 2π माइनस π/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6π - π, तो 5π/3। समझ रहे बात, कितना हो गया 5π/3, तो हम लोग इसको ले लेंगे 5π/3। तो चलिए जो हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे x cos 5π/3। अब क्या करना है हम लोगों को, ये टोटल सम अप हम लोग को पता चल गया, ये तो 0 होना ही है, तो टोटल जो सम है, मतलब अगर हम लोग इसको Rx ले लें, ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर, तब मेरा आ जाएगा x के साथ आएगा आपका सब वैल्यू ले लीजिएगा, तो cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3, बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है, प्लस cos 5π/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। और x, यहाँ भी एक बात है सर, ये 0 जो आप दे रहे हैं तो क्या x ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है। अब x 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता है, क्योंकि साइड है, तो साइड तो 0 होगा नहीं तो फिर तो हेक्सागन बनेगा ही नहीं, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0।
सर जब ये जीरो नहीं होगा तो ये जीरो होगा क्या, ये अंदर वाला ये जो पोर्शन है ये जीरो होगा क्या, होगा सर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ गए बात, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए इसमें हमको मांगा जा रहा है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के दो प्रोसेस हैं। क्वेश्चन लेने का मेरा मेन मकसद था कि हम दोनों प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके आपको दिखाएं, और जो भी प्रोसेस आपको एप्लीकेशन के टाइम में यूज़ करने के समय लगे सिंपल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको देखिए, पहला तो क्या है कि ए, ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। हम लोग डिटर्मिनेंट क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो उसी का मैथ में है। तो ये i ले लिया, देखिए इस प्रोसेस को, j लिया और यहाँ पर k हम लोग सपोज किए, ठीक है। और ये दीजिए वैल्यू 2, 3, 4, उसके कोफिशिएंट को लेंगे। पहले हम लोग i, j, k लिख देंगे ऊपर में, फिर लेंगे 2, 3, 4 उसे कोफिशिएंट को, और फिर 4, 3, 2, 4, 3, 2। इतना लिखने में कोई परेशानी हम लोगों को नहीं, बहुत मैथ जानने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आई ये दे दिए, ठीक है, इसकी स्मॉल ब्रेसेस, और ये लाइन जब इसको टेकअप करेंगे तो इससे कनेक्टेड ये और ये लाइन ओमिट कर देंगे, ये दोनों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 इंटू 2, 3 और इंटू 2 बच गया, माइनस 4 इंटू 3, ये दिए यहाँ आई की वैल्यू, राइट। व्हाट अबाउट जे, फिर हम लोग लेंगे जे के लिए, तो जे जब लेंगे तब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब जे ले लिए तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गया, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, 2 और इंटू 2। नेक्स्ट के आ रहा है आपके पास बचा, तो के में क्या लेंगे, के लिए आपको ले लेना है कि ये रहेगा इधर से, और ये लाइन जब खत्म होगा तब यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा बचेगा, ये दोनों, मतलब जब के लेंगे तो ये लाइन एबॉलिश कर गया, ये लाइन खत्म हो गया, तब बचा हमारे पास ये दोनों है, तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। चलिए देखते हैं क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, आए 6 माइनस 12 प्लस जे 16 माइनस 4 प्लस के क्या होगा, 6 माइनस 12। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तब ये आ जाएगा आपका माइनस 6i, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 12j और प्लस माइनस हो गया 6 माइनस 6k, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ ये, ठीक। इसको अगर हम एक दूसरे प्रोसेस से सॉल्व करें जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए सिखाया गया है कि इस तरह से ले लें कि a क्रॉस b इज इक्वल टू सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस प्रोडक्ट, इधर लिखेंगे इसको 4i प्लस 3j लास्ट में 2k। लेकिन इसमें हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से जानना पड़ेगा कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जरा हम इसकी जानकारी दे दें। ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच में कितना एंगल है, 0, तो ये होगा 0, तो ये 0 होगा, तो साथ ही साथ सारे ही सिमिलर 0 हो जाएंगे, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा और के और क्रॉस के भी 0 होगा, राइट। दूसरी बात कि सर आई को जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या करेंगे, तब इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जिसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग टेकअप करते हैं। यहाँ पर यहाँ ले लिया आई, ये जे और ये के। अगर आई और जे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन ये रहेगा आई से जे का, तो प्लस साइन आएगा और के आ जाएगा। जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर उल्टा चलेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पर अप्लाई कर करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। 2i को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई से जाते हैं जे के पास तो बनेगा के, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और ये आ गया के,
ठीक है, 6k इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, i क्रॉस के आपको पता है i क्रॉस के उल्टा जा रहा है, इधर जाएंगे माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हो गया -2 और इंटू 2 4 और i क्रॉस के j होगा। नेक्स्ट इसको लीजिए, j और i 4 इंटू 3 12, j और i, j को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस में आ गया, ठीक है, 3j को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे i से, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12, और j और i है तो k इतना आया। फिर इसको इससे j और j तो 0 हो गया, j को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, j क्रॉस k, j और k देखिए, j यहाँ है k यहाँ इसी डायरेक्शन, तो i बनेगा प्लस में होगा, तो प्लस कितना 3 इंटू 2 6, ठीक है, और j और ये है तो ये बना i। अब इसके पास पहुंचते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट 4k, k और i, j बनेगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पर देखिए k और i तो j बनेगा, तो ये हो गया 16, क्या बताया आपको k और i j बनेगा, k और i j होगा, राइट। फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12, k और j उल्टा जाएंगे तो ये माइनस में आ गया, k और j i होगा कितना 4 इंटू 3 12i। इसको जरा सा हम लोग देख लें, सिंप्लीफाई करते हैं तो 12i, पहले i को ले लेते हैं, अब माइनस में ये है तब हमारा आ जाएगा -6i, देख पा रहे हैं आप, और उसके बाद j को लेंगे तो j आपका है -4j एंड 16j, दिस बिकम्स +12j, ठीक है, वहां देख रहे हैं वही आ रहा है आंसर। और यहाँ पर k 6k है यहाँ पर, और इस जगह आपका -12k, तो ये हो जाएगा -6k। नाउ यू कैन कंपेयर द आंसर, क्या हो रहा है आपका a क्रॉस b का जो वैल्यू है, जो पहले का जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पर हमारा ये टैली कर रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो दोनों में से जो भी प्रोसेस आपको सिंपल लगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एज पर योर कन्वीनियंस, यू कैन अडॉप्ट विच एवर यू फाइंड योर सेल्फ ईजी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एस सी वर्मा। देखिए इसमें दिया हुआ आपको देख रहे हो क्वेश्चन में, C क्रॉस A क्रॉस B 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 वेक्टर्स हैं और सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर वेक्टर होते कितने, 3 ही तो हैं, एक x डायरेक्शन, एक y और एक z। मतलब ये हुआ कि आपको जो पूछा जा रहा है यहाँ पर C क्रॉस A क्रॉस B, ये हमारा क्या प्रूफ करना है, 0 होता है या नहीं होता है। जैसा मैंने कहा A क्रॉस B को हम लोग क्या करते हैं, एक नया वेक्टर मान लेते हैं, लेट इट बी D है, D इज इक्वल टू A और क्रॉस B को हम लोग मान लिए। अब बात आती है डायरेक्शन का कि सर D का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर इसका x होगा और ये y होगा, या इसका i लिखेंगे, इसको j लिखेंगे तो ये k होगा, इसका परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन c का होगा। तीसरा तो यही है। मतलब ये हुआ कि हम लोगों को C क्रॉस D अगर लिखा जाए, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं कैसे, इसको D मान लिए, तो C क्रॉस D का जब बात आएगा तो C और D के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आपको तो इसका प्रोडक्ट पता है किस तरह निकालते हैं, ये रहा, फिर D का हम लोग वैल्यू लेते हैं, और साइन जो दोनों के बीच का एंगल है कितना है यहाँ पे, 0 है, क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन परपेंडिकुलर जो यहाँ पर है वही डायरेक्शन C का है, तो एंगल बिटवीन C एंड D इज 0, साइन 0 0 था, ऑटोमेटिकली द रिजल्ट इज 0। ये तो आपका प्रूफ हो गया, यही तो सिंपल सा प्रूफ था, ठीक है। इसमें आपके वेक्टर को उसको समझने के लिए दिया गया कि किस तरह से तीसरे वेक्टर की तरफ आपका ध्यान जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अभी इसका एक और कंडीशन गजब का पूछता कि इज कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू, क्या मतलब है इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब यह है कि रिजल्ट तो 0 ही आए, लेकिन रिजल्ट 0 है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि C क्रॉस A क्रॉस B 0 हो, लेकिन दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर नहीं होने के बावजूद भी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ये समझे कि A और B जो दोनों वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हों, लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर।
अगर पैरेलल हो तब क्या कंडीशन हो, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तब होगा आपको सी सब परपेंडिकुलर सी, यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों क्या है, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू की बात की जाए तब हो जाएगा इसका ए, जैसा कि हम लोग लेते थे, और बी लिए, और दोनों के बीच साइन कितना, एंगल क्या दोनों के बीच 0, तो 0, तो ये साइन 0 0 तो 0 आ गया। ऑटोमेटिकली ये सी क्रॉस देन सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज अगेन 0 0, तो रिजल्ट आ गया। इधर से हम लोग चले, लेकिन द वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये हुआ कि जो इसका जो कन्वर्स है ये क्या है, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। बात समझ गए आप? पहले वाले एक बार दोबारा समझिए इस बात को। पहले क्या किया गया कंडीशन, हमको ये प्रूफ करना था कि ये जब परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर तीनों तब उसका प्रोडक्ट 0 होता है या नहीं होता, ये फाइंड आउट कीजिए। इसका कन्वर्स का मतलब ये हो गया कि ये बस पता कीजिए कि इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है 0 है, लेकिन क्या ये जो तीनों वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो हम लोग ये पता किए कि विदाउट परपेंडिकुलर भी रिजल्ट 0 आता है, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो इसमें समझ भी है, फिगर बनाना पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा है कि जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप उसको क्या करिए, ड्रॉ कीजिए। जहाँ फिगर नज़र नहीं भी आ रहा है कम से कम स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ हो ही सकता है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि पार्टिकल P इज मूविंग विथ स्पीड V, विथ कांस्टेंट स्पीड। उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो लेकर के हम लोग देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा एक इस कोऑर्डिनेट में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा, और पार्टिकल कैसा दिया, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं। मान लीजिए कि यही स्ट्रेट लाइन है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो ओरिजिन है, सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल किस पॉइंट पर है, P है, राइट। और स्पीड कितनी है इस पार्टिकल की, V, और किधर चल रहा है, इन्हें स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो पोजीशन है, मतलब OP क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P, मतलब P के जगह किसी और पोजीशन पर भी आ जाएगा तो पर भी इसके वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग जरा सा पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा ये कंडीशन, ठीक है। और ये मान लीजिए कि थीटा एंगल है। इस समय किसी और टाइम में पार्टिकल चला गया इस पोजीशन पर, यहाँ पर गया, और पार्टिकल है कहाँ पर, P डैश, और इस बार हम लोग एंगल ले लेते हैं θ1। ठीक, हम लोग जरा इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि कितना वैल्यू आता है आखिर OP क्रॉस V का। मतलब अगर किसी तरह से मैं ये प्रूफ कर दूं कि OP क्रॉस V, ध्यान दीजिएगा, ये अगर इक्वल हो जाता है OP डैश क्रॉस V से, तब समझेंगे कि P का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। कोई भी पोजीशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, इसकी जो वैल्यू है समझ रहे हैं वो सेम आएगा। तो हम लोग पहले OP क्रॉस V को लेकर के देखते हैं। सपोज कीजिए इसको हम लोग M ले लेते हैं, ठीक है। तो OP क्रॉस V होगा क्या, देखते हैं। OP क्रॉस V वैल्यू क्या आएगा आपका, OP का मैग्नीट्यूड, फिर V का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। सर इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, साइन थीटा लिए इसको, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का ये वैल्यू आएगा, राइट। और हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू को लिए इधर, ठीक है, इतना साइन थीटा। आइए OP को मान लीजिए कि इसका वैल्यू OP है और इंटू V साइन थीटा, करेक्ट। सर अब जरा सा देखिए, साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है, जरा हम इधर साइड में वर्कआउट करें। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा OM या MO डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, OP, ठीक है। इसका मतलब OP साइन थीटा, OP इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू MO, ठीक है, लिख सकते हैं। MO होगा किसके लिए, OP इंटू साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, MO और इंटू V, ठीक है। इंटू है, यहाँ क्रॉस की बात नहीं है, यहाँ पे इसका अलग इसीलिए दे रहे हैं जैसे कि आप क्रॉस देने से पता चले, डॉट से पता नहीं चल पा रहा है। MO इंटू V इसकी वैल्यू आई, ठीक, MO इंटू V, करेक्ट।
अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है, ओपी डैश। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ओपी, अब नया पोजीशन क्या हो जाएगा, ओपी डैश, ठीक, अक्रॉस भी क्या होगा, फिर वही इसका मैग्नीट्यूड कितना में ले लेते हैं, मान लीजिए ओपी डैश है, जैसे यहाँ पे यहाँ से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, या पूरा ही लिखिए। चलिए ओपी डैश ये लिया वेक्टर, फिर सर यहाँ पर लिए भी आप, और सर साइन थीटा क्या करिएगा, बार इस बार देख रहे हैं साइन थीटा 1 है, वैल्यू बदल गया साइन थीटा 1। तो ओपी डैश इसके वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं ओपी, ठीक है, जैसे वैसे ही, और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, ओपी डैश, तो ओपी डैश हुआ, और इसके वैल्यू को लिए हैं वी और इंटू साइन थीटा 1। फिर जरा देखिएगा यहाँ पर, जैसे साइन थीटा निकाले उसी तरह से साइन थीटा 1 की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, फिर वही साइन थीटा 1 ये वाला पोर्शन आएगा, एम ओ अपॉन हो जाएगा, फिर ये वाला ओपी डैश, इसका मतलब ओपी डैश एम ओ इज इक्वल टू ओपी डैश साइन थीटा। सर ओपी डैश साइन थीटा यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपको दोबारा फिर एम ओ इंटू वी। जरा देखिए इसकी भी वैल्यू एम ओ, यही है वैल्यू सेम, तो इससे हम लोग क्या पता चला, जो मेरा इंटेंशन था कि किसी भी तरह से हम ये प्रूफ कर दें कि पोजीशन P से कोई भी पोजीशन ले लें, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन वेयर द पार्टिकल इज गोइंग, इसका कोई भी इफेक्ट हमारा पोजीशन पर नहीं पड़ता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बार बार क्या आएगा, एमओ इंटू भी, मतलब स्पीड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वही होगा, ठीक है, आप समझ गए बात। दिस इज ऑल ओवर द सॉल्यूशन पार्ट, राइट। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज हैं जो आपको लगेगा कि सर इसके बारे में हमको तो जानकारी है नहीं, हम करें क्या। तो ये जो 12th का पोर्शन है जिसमें हम लोग लॉरेंस फोर्स जब पढ़ेंगे उसी का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमको मेन केवल यही जानना है कि उसमें जो टर्म्स हैं अभी केवल उसका मीनिंग वो है क्या, किसको डिनोट कर रहा है, बस इतना। बाकी डिटेल से सर लॉरेंस फोर्स क्या है, कैसे क्या होगा, इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा हम एक्सप्रेशन पर आते हैं, कहता क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि F, ठीक है, देख पा रहे हैं, F जो है वो इज इक्वल टू क्यू ई प्लस भी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये एक फॉर्मूला है, और कह रहा है कि ये फोर्स जीरो हो जाए। ये तो जीरो तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तभी जीरो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन की बात है। कह रहा है कि ई का जो डायरेक्शन है, गौर कीजिएगा, ई का डायरेक्शन कह रहा है एक्स डायरेक्शन में है, हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं। एक्स डायरेक्शन मतलब अलोंग यूनिट वेक्टर आई, ठीक। सर इसके बारे इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं, बी का आपको वेलोसिटी पार्टिकल का निकालना है, किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन दिए, इसका क्या डायरेक्शन दिया हुआ, ये कहा कि जे डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर जे से डिनोट करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इन दोनों का जब रिजल्ट आएगा तो ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये तभी होगा जबकि ये जो इसका जो वैल्यू आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से इसका माइनस होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें जब हम पुट करेंगे तो कितना होना चाहिए, वो माइनस आई होना चाहिए। मतलब मेरे पास रिजल्ट है कि माइनस आई मेरे पास कहाँ से आए, जबकि भी का डायरेक्शन हमको नहीं मालूम है लेकिन इसका मालूम है जे। अब सोचने वाली बात है, जरा सा यहाँ पे गौर करेंगे और सिचुएशन को समझेंगे। आपको बताए थे कि सपोज कीजिए कि ये रहा, हम लोग डायरेक्शन को कैसे लेते हैं, आई जे और के, क्रॉस प्रोडक्ट जरा देखिएगा, जे को किससे मल्टीप्लाई करें कि आई आए, तो जे को मल्टीप्लाई करेंगे के से तो आई आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और उल्टा जाएंगे तो निगेटिव। हमको आई नहीं चाहिए, हमको क्या, यहाँ पर अगर जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, लेकिन नहीं, हमको माइनस आई चाहिए। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, वी के जगह हमको होना पड़ेगा, इधर से जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे, तो ये हो जाएगा के और क्रॉस जे, और तब आपको पता है कि माइनस ये जो है आपका आई आ गया। क्या पता चला सर इससे, इससे बिल्कुल हमारा एक बात बहुत गजब का पता चला
कि ये जो डायरेक्शन जो v जो वेलोसिटी है जो पार्टिकल मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, k, मतलब एलोंग z डायरेक्शन, एलोंग z डायरेक्शन। ये बहुत बड़ी बात पता चल गई हमको कि पार्टिकल मूव कर रहा है एलोंग k, मतलब z के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन एक बात और वो पूछ रहा है कि ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू बराबर हो, हमको क्या पता चला कि क्यू ई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, क्योंकि वैल्यू का बात आ रहा है अब क्यू भी क्रॉस बी, तो यहाँ पर भी और बी और एंगल तो दोनों का देख ही रहे हैं, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, साइन 90, अगर साइन देते भी हैं तो कोई बात नहीं, ये 90 हो ही जाएगा। तो क्यू ई, क्यू और क्यू कैंसिल, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भी बी, ये तो साइन 90 है क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है 90, के और जे के बीच में कितना एंगल है 90 है, तो ये 91 हुआ। तो भी की अगर बात करें कि सर भी कितना होगा, तो भी की वैल्यू की बात है तो E बाई बी मेरा वैल्यू आएगा। दो चीज आपको निकालना था, समझ गया। क्वेश्चन बड़ा टफ सा नजर आ रहा था, लेकिन पहले हमको डायरेक्शन का आइडिया चाहिए। इसका बहुत यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, विशेषकर मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। वो उंगली फैलाने वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं जो काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू जान गए। इसको अच्छा से बढ़िया से इसको देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। नंबर 19 कुछ विचित्र सिचुएशन है, जनरल मैथमेटिक्स से थोड़ा हट करके है। क्या है सर, दो चीज का प्रोडक्ट है और उधर भी प्रोडक्ट है और रिजल्ट क्या है, दोनों का सेम है। जैसे यहां पर ये कहा जा रहा है कि ए डॉट बी ये किसके बराबर है, सी डॉट बी के बराबर है, दोनों इक्वल है, करा दोनों इक्वल है, ठीक। एक और तब ये बताना, ऐसा कंडीशन लेना कि ए इज नॉट इक्वल टू सी, जबकि ये दोनों के प्रोडक्ट बराबर है। कैसे बराबर है, हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग यहाँ पे वेक्टर लेकर के देखते हैं। चलिए, एक वेक्टर लिया ये इधर, ठीक है, ए ये रहा वेक्टर एंड दिस इज बी। सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी है, परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं, रिजल्ट तो जीरो आएगा। कैसे, ए डॉट बी और दोनों के बीच कितना है 90, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जो वैल्यू लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए और बी और कॉस 90, साइन 91 कॉस 90, पूरा का पूरा जीरो हो गया, ए डॉट बी जीरो है। सर इसका भी देखिए वैल्यू हम लेते हैं, एक ऐसा कंडीशन सिर्फ बी इंक्लूडेड है लेकिन वैल्यू जीरो आएगा। कैसे, सी और डॉट बी, इसकी बात करें, एक और वेक्टर कंसीडर करते हैं इस टाइप का वेक्टर है, ये रहा इधर बी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर आते हैं अगर बात करें तो इधर है सी। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, तो ये हो जाएगा सी बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ भी 90, देखिए रहे, यहाँ पर भी 90 और ये भी 90। रिजल्ट क्या होगा सर, cos 90 sin 91 cos 90 जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया सर, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। बट ए और सी इक्वल है क्या, ए और सी क्या कर रहा है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्लियरली है, क्या क्लियरली देखिए इस फिगर से क्लियर है, क्या है दिया हुआ कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। सर क्या डिफरेंस है, एक ही तो है भाई, वेक्टर लेंगे तो हमको डायरेक्शन के साथ ही बताना पड़ेगा, ये इक्वल जरूर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों वेक्टर एक नहीं है। ये वेक्टर कहीं जा रहा है, ये गाड़ी कलकत्ता जा रही है, ये मुंबई जा रही है, एक ही कैसे, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि दोनों अलग अलग वेक्टर होने के बावजूद भी रिजल्ट द रिजल्ट इज सेम, हमने दोनों के रिजल्ट को सेम प्रूफ किया। बट ए एंड सी वेक्टर आर नॉट, ये नहीं कह सकते श्योरली कि दिस ए एंड सी आर इक्वल, इट मे बी इक्वल हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू सी। दैट एग्जाम्पल आई हैव जस्ट गिवन, दिस इज ओवर द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल, ये आपका एग्जाम्पल है डेरिवेटिव का, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, जो पहले हम लोग बताए थे आपको मैथमेटिकल टूल्स में आप लोग स्टडी किए थे। तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू दी हुई है, डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकालेंगे इसका वेरिएशन विद टी। मतलब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, आई नॉट इज कांस्टेंट,
आर इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल दो ही टर्म रहते हैं, पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन पोर्शन है वेरिएबल दो ही होंगे, एक पर दूसरा डिपेंड करेगा। यहाँ पर कौन है? आई और टी, बस ये दोनों निकालना। क्या है हमको? वैल्यू फाइंड आउट करना है डी आई अपॉन डी टी। किस केस में सर? ये बाद में वैल्यू देंगे, टाइम 0 पर दिया हुआ है और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो टी पहले हम निकालेंगे डी आई अपॉन डी टी। जरा सा देखते हैं इत्मीनान से, इसको हम लोग निकालते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए डी, इसमें आई नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें आई नॉट हम लोग कांस्टेंट निकाल लिए बाहर, और डी बाय डी टी अपॉन, यहाँ पर आइए किसकी वैल्यू देनी है? आई का वैल्यू जब दिए तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट था, हमने इसको बाहर निकाला। अब इसका डिफरेंशिएशन, एक कंडीशन है डिफरेंशिएशन के लिए, जो पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पोर्शन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन है नहीं, यहाँ पर केवल टी है। तो क्या करेंगे सर? आपको याद होगा, नहीं तो एक बार इस समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का जो मेरा लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा, तो ये सारी बातें काफ़ी आसानी से समझ में आएगी। और एक सिंगल लेक्चर है, वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है एक सिंगल लेक्चर में हमने कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट किया। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? आई नॉट डी, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, राइट, डी ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, और जो यहाँ है वही यहाँ नजर आना चाहिए। क्या करेंगे सर? तो ले आइए यहाँ डी, ठीक है, माइनस टी अपॉन आर सी, और फिर इस जगह रेशियो फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह हो जाएगा, आपको इसको चेन रूल भी कहते हैं, तो डी अपॉन माइनस टी बाय आर सी अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन डी टी। ये मेरा कंडीशन है सर। अब क्या करेंगे? इसके आगे चलते हैं। ये रहा, तो ये जो पोर्शन आई नॉट है, आई नॉट वैसे ही रहेगा, आई नॉट एज इट इज। इसके पोर्शन को मालूम है आपको कि e टू दी पावर x रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ex ही रिटर्न हो जाता है, तो इस तरह से ये रिटर्न होगा, मतलब ये वैल्यू सेम आ जाएगा e टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ तक का काम मेरा कंप्लीट हो गया सर। इसका क्या होगा? इसमें आपको जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए। कांस्टेंट कौन सा है? -1 अपॉन आर सी। बाकी वैल्यू क्या होगा सर? डी टी बाई डी टी 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आया? आपको वैल्यू आ रहा है आई नॉट, ठीक है, आई नॉट बाय, माइनस ले लीजिए, डिवाइडेड बाय आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। किसकी वैल्यू है ये? डी आई अपॉन डी टी। लेकिन एक कंडीशन दिया अब आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका का क्या? एट टी इज इक्वल टू 0 पर बताइए क्या होगा वैल्यू। तो एक काम कीजिए, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी की अगर हम बात करें इज इक्वल टू, तो वैल्यू दीजिए माइनस आई नॉट अपॉन आर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देख लीजिए, टी 0, तो 0 तो पूरा 0 हो गया, e टू दी पावर 0 1, तो ये 1, इसका मतलब डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया? ये वैल्यू हमारा आ गया ये, ठीक है। ये आंसर हुआ हमारा एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। दो और कंडीशन दिए हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे ऑन दिस बेसिस, काफ़ी सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दो पार्ट में आपका देख रहे हैं डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पोर्शन है सिंपल एप्लीकेशन है, कहता यूनिट निकालने के लिए, लेकिन सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, उससे यूनिट निकाल लेंगे। इक्वेशन आपका है, देख ही पा रहे हैं, रो इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स, ठीक है। आपको पता है कि से जो a का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन रो का भी होगा, और वही डायमेंशन कंबाइन टुगेदर bx का भी होगा, तभी तो एक तरह का क्वांटिटी ऐड अप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि डायमेंशन ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा? सेम होगा डायमेंशन ऑफ रो। सर इसका तो दिया हुआ रो क्या है? ये डेंसिटी, मास व वॉल्यूम की डेंसिटी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन को देखेंगे, ये कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया m, ठीक है, और l माइनस 1। अगर मैं यूनिट का बात करूं तो यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब आसान हो गया, मास kg और ये मीटर -1, तो ये आंसर हो गया यूनिट ऑफ ए।
निकालिए हम लोग। इसी तरह से आपको फिर क्या कह रहा है, निकालिए b का। तो bx का हम लोग फिर जरा डायमेंशन ही निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का फॉर्मूला देखेंगे तो b के लिए होगा रो अपॉन x का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा। तो ये डायमेंशन ऑफ b की बात करेंगे तो रो क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ m l -1 और x क्या है, l है। तो ये कितना हो गया, देख रहे हैं m l -2। अगर अब वैल्यू डालेंगे, अब यूनिट ले लेते हैं तो यूनिट ऑफ b क्या हो जाएगा, मास के जगह kg, ठीक है, मास के जगह kg और इसके जगह l है तो मीटर -2। ये रहा यूनिट किसका, b का। और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए यूनिट ऑफ a, देख ही रहे यहाँ, ये दोनों हम लोगों का ये आंसर हुआ सिंपल। वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन वाया अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो ये काफ़ी आसान होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन रहेगा उस समय आपको डायमेंशन काफ़ी हेल्प करता है उसके यूनिट को, बेसिक यूनिट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे पोर्शन को लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसमें समझने का बहुत कुछ है, हम लोग एंजॉय ले लेकर के इसको बनाएंगे। ज़रा देखिए, कह रहा है कि एक रॉड है, सिंपली एक रॉड है जो प्लेस है एक्स एक्सिस एलॉन्ग। तो फिगर कुछ इस तरह से हो सकता है, ये रहा यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये एक्स है, रॉड का प्लेसमेंट है। रॉड को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ से लिया, ये रहा रॉड और 0 to l, ठीक है, 0 to l हमारा उसका लेंथ है और ये इस तरह से रॉड को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉड है इस तरह रखे 0 to l तक है, लेकिन ये सही नहीं है, ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, इसमें थॉट्स छूट गया। जो ये डिमांडिंग था, ये कह रहा है कि जो रो है, जो रो मतलब मास से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है और आगे जाकर थिकनेस इसकी बढ़ रही है, क्योंकि रो इज इक्वल टू द इक्वेशन सेज a प्लस बी एक्स। डेंसिटी देख रहे हैं बढ़ रहा है, जैसे से x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे से रो की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये डायग्राम सही नहीं है। फिर क्या होगा सर, तो फिर यहाँ से शुरू कीजिए और थोड़ा इसको हल्का मोटापा लेते हुए ऐसे ऐसे लेकर ये चले और ये रहा हमारा, ये वास्तव में रॉड है मेरा रखा, इस तरह से 0 to l, राइट। डेंसिटी देख रहे हैं दिया हुआ। नेक्स्ट, अब ये जो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एकदम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं dx और उस dx का मास हम ये मान सकते हैं कि dm है, समझ रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx जिसका मास dm है। तो रो इज इक्वल टू क्या था आपका, मास बाय लेंथ इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये जो छोटे से टुकड़े का मास है हम लोग यहाँ पे dm ले लेते हैं, dm इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अभी आपको बताए कि सर ये जो लेंथ क्या ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ लिए dx, तो ये मेरा एक फॉर्मुलेट हो गया। अब कहता है कि ठीक है जी, यहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन हमको ये बताइए कि टोटल इस रॉड का मास कितना हुआ। तो जब dm पता है तो हम लोग इसके मास को इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब dm को इंटीग्रेट किए, राइट, कहाँ से, 0 से m इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to l। और यहाँ पर अगर बात करें हम तो 0 और टू l, dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू यहाँ से लेंगे a प्लस, देख रहे हैं ना, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए और इसके वैल्यू को रखिए, वैल्यू आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर ये क्लोज एंड 0 to l। समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू, यहाँ गौर कीजिएगा, ए एक्स वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर l लेना है, तो हो जाएगा ए एल, राइट, प्लस x से जगह l तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 देने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। इस तरह से मतलब हमारा आ गया m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फाइनल जो मास कह रहा था उसका हम लोग रिजल्ट तक पहुँचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये। लेकिन इसको इस तरह से हम लोग बढ़िया से समझे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है।
इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन dp बाय dt, dp अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो डिजिटल है, यूनिट लेने का क्या जरूरत है, और प्लस 2t, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, इक्वेशन आपका दिया हुआ, ठीक है। तो अगर मैं dp की बात करूं तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2t इंटू dt। सर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 मोमेंटम इज 0 है, और t इज इक्वल टू जब 10 सेकेंड होगा तो कहता है मोमेंटम को फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब पहले तो हमको मोमेंटम का फार्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो dp है ना, हमको p चाहिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अगर निकालना चाहेंगे तो dp, इसको आप करिएगा dp है, ठीक है, dp का इंटीग्रेशन कहाँ तक, तो 0 से स्टार्ट हुआ और t टाइम तक चला है, 10 प्लस 2t इंटू dt, ये क्या होगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 10t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर अपॉन 2, राइट, 2 कैंसिल, क्या हो गया ये आपका, ये आ गया 10t प्लस t स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट p का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कहाँ से करना है आपको, 0 से t तक, तो 0 से t तक लेंगे तो ये रहा आपका इधर, ये 0 से t, इधर भी ले लेंगे 0 टू t, लेकिन फाइनल इक्वेशन में दिया हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0 पर तो 0 आ ही रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, t जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ठीक है p इज इक्वल टू थोड़ा चेंज कर जाएगा यहाँ 10t और प्लस देख पा रहे हैं t स्क्वायर, और यहाँ पर 0 से 10 वैल्यू रखेंगे तब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 10, राइट, कितना आ गया ये 200 माइनस तो 0, इधर का तो कोई वैल्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो p का वैल्यू कितना आ गया 200। आपका जानते ही हैं मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, राइट। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट किए, इसका मोमेंटम, ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्या, ये जो SC परमा बुक जो है उसमें हर एक क्वेश्चन कुछ न कुछ एक अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर के, इसीलिए मैंने आपको कहा अब चैप्टर को एंड कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन वो सिंपल है जिसको आप अपने भी बना सकते हैं, मेरा कोई उसमें हेल्प का ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हमको लगता है ऐसा है कि बच्चों को बताना चाहिए, तभी उनका ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि dy अपॉन dx का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर, ठीक है, y का वैल्यू मांग रहा है, क्या करेंगे, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू अगर लेना हो तो dy को इंटीग्रेट करेंगे, जब dy को इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि dy की वैल्यू है ये दिया हुआ, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x³ अपॉन 3। सर पता ही नहीं कि कहाँ तक जाना है वैल्यू, मतलब नहीं पता है y का वैल्यू कैसे लेंगे, किस लिमिट में, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू हम लोग को आ गया x³ बाय 3 प्लस c। क्योंकि सर इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताने में तो कोई मज़ा नहीं, मज़ा आया क्यों, अगर मैं इसी से कहूँ कि x के टर्म में y को निकालना है, ठीक है, तब आपको रिटर्न dx लेना पड़ेगा और तब आप यहाँ पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए एक ट्राई करने की बात कि इस बार हम लोग y इक्वल टू x³ बाय 3 प्लस c लिए, इसको कैसे उल्टा करेंगे जो विल रीच टू दिस डेस्टिनेशन। इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड करता है, आगे हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उस वीडियो का भी मजा लीजिएगा और अच्छा से समझिएगा, और मेरा कंप्लीट जो आपका है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एक एक पोर्शन का हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे, और उद्देश्य बस एक ही है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जितना हम सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं उतना हम आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।